तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास में हम रेडियो एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। रेडियो एक्टिविटी एक फिनोमिना होता है जिसके अंदर कोई भी लार्जर साइज का न्यूक्लियाई खुद अपने आप को ब्रेक करता है और एक ह्यूज लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया जाए हमारे पास में एक न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस किसी बहुत बड़े एलिमेंट का न्यूक्लियस है। बहुत बड़े एलिमेंट में से मैं मान लेता हूं ये यूरेनियम का न्यूक्लियस है और वी नो यूरेनियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 238 होता है। और आपको मालूम है ये जो एटॉमिक मास नंबर होता है इसका मतलब होता है इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इस यूरेनियम के अंदर पड़े हुए हैं। इस यूरेनियम के न्यूक्लियस के अंदर इतने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर हम ऐसा मानकर चलते हैं कि जो इतने बड़े साइज के न्यूक्लियसेस होते हैं ना, इन बड़े साइज के न्यूक्लियसेस में कभी कभार एक प्रॉब्लम आ जाती है। वो प्रॉब्लम ये होती है कि इसके एक न्यूक्लियॉन और दूसरे न्यूक्लियॉन के बीच का जो फासला है, बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और डिस्टेंस इंक्रीज होने से इसके बीच में लगने वाली दो प्रकार की फोर्सेस, वन इज कूलम्स फोर्स, अनदर वन इज न्यूक्लियर फोर्स। तो बेटा डिस्टेंस बढ़ने के कारण इनकी कूलम्स फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स दोनों ही कम हो जाती हैं। ठीक है, अब इनकी जो न्यूक्लियर फोर्स होती है, ये न्यूक्लियर फोर्स जनरली इस न्यूक्लियॉन और इस न्यूक्लियॉन को बाइंड करके रखने वाली होती है। ठीक है जी, तो न्यूक्लियर फोर्स जो बाइंड करके रखने वाली होती है, मतलब इन दोनों को अट्रैक्ट कर रही होती है, वो भी वीक हो जाती है। और कूलम्स फोर्स, अब क्योंकि किसी न्यूक्लियस में बेटा आपको इलेक्ट्रॉन तो मिलने वाला है नहीं, न्यूक्लियस में जनरली आपको मिलते हैं पॉजिटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है ना, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करने वाली फोर्स कौन सी होती है? कूलम्स फोर्स। ठीक है ना, और अट्रैक्ट करने वाली फोर्स कौन सी होती है? न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो बेटा कूलम्स फोर्स जो रिपेल करने वाली होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है, न्यूक्लियर फोर्स जो अट्रैक्ट करने वाली होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है। और एज अ रिजल्ट हम ये नोटिस करते हैं कि जो कूलम्स फोर्स है उस पर जो असर पड़ता है वो एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फोर्स बहुत कम पड़ता है। ठीक है ना, मतलब न्यूक्लियर फोर्स तो डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण ना अपना हौसला ही छोड़ देती है। न्यूक्लियर फोर्स तो कहती है कि अब डिस्टेंस ज्यादा हो गया, आई एम नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट दीज टू न्यूक्लियॉन्स। तो मतलब डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण ये न्यूक्लियर फोर्स काइंड ऑफ वेनिश हो जाती है। वेनिश हो जाने के कारण इन दोनों में केवल और केवल एक ही रिपल्सिव फोर्स लगती होती है, दैट इज ड्यू टू कूलम्स फोर्स। तो इसके कारण हम ये नोटिस करते हैं कि न्यूक्लियस में रिपल्सिव फोर्स लगने के कारण इसके न्यूक्लियॉन्स बाहर एमिट हो जाते हैं। ठीक है ना, पूरा रीजनिंग मैंने आपको दे दी, कभी आपका एमसीक्यू तक गलत नहीं होएगा अगर ये सारी बातें आपने अपने दिमाग में बिठा ली। ठीक है ना, तो साइज ज्यादा होने के कारण न्यूक्लियर फोर्स काइंड ऑफ वेनिश हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स कौन सी होती है? शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। तो बेटा शॉर्ट रेंज फोर्स यहां पर वेनिश हो जाती है और कूलम्स फोर्स जो कि रिपल्सिव फोर्स होती है उसके कारण इसका जो न्यूक्लियॉन होता है वो बाहर की तरफ एमिट हो जाता है। और ये न्यूक्लियॉन्स के बाहर निकलने को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी। ठीक है ना, अब ये जो मैंने इतना इजीली आपको बता दिया न्यूक्लियॉन्स का बाहर निकलना, इसको इतना भी हल्के में मत लेना बेटा। ये जो रेडियो एक्टिविटी होती है ना, इसके होने के साथ में एक ह्यूज लॉट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है ना, अगले एक दो लेक्चर्स में ही मैं आपको जब अल्फा डीके एंड बीटा डीके के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, देन यू विल रियलाइज कि जब ये न्यूक्लियॉन बाहर निकलता है तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी बाहर निकलती है। और वो एनर्जी जब बाहर निकलती है वो एक नेचुरल इम्बैलेंस क्रिएट कर देती है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है ना, और इसी को ही हम बोलते हैं न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया। ठीक है ना, किसी समय पे हिरोशिमा एंड नागासाकी में हुआ था न्यूक्लियर ब्लास्ट, आज भी उसका असर देखने को मिलता है वहां पर। क्यों? क्योंकि वो इतनी ज्यादा एनर्जी हुई पड़ी है वहां पर एटमॉस्फेयर में कि वो एकदम नेचुरल इम्बैलेंस हुआ है वहां के एटमॉस्फेयर में। ठीक है ना, ओके। तो रेडियो एक्टिविटी आपको समझ में आ चुकी है। जब भी कभी भी न्यूक्लियॉन्स बाहर छिड़कने लग जाते हैं किसी भी न्यूक्लियस में से, दैट इज पर्टिकुलरली नोन एज रेडियो एक्टिविटी। ठीक है ना, तो अगर आपको पेपर में एक नंबर में कोई पूछे कि भाई साहब रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, तो आप इसका जवाब देंगे रेडियो एक्टिविटी
रेडियो एक्टिविटी इज द स्पॉन्टेनियस का मतलब एक के बाद एक बहुत तेजी से, इज द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम लार्जर न्यूक्लियस। और इसके साथ में आप एक और चीज भी ऐड कर सकते हो, along with that a huge amount of energy is released। ठीक है ना, ये जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई है रेडियो एक्टिविटी की एकदम एक्यूरेट डेफिनेशन है, ये आप लिख सकते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी होता क्या है ये आपको समझ में आ गया। अब आगे हम बढ़ते हैं कि ये जो न्यूक्लियॉन्स बाहर निकलते हैं, इन न्यूक्लियॉन्स में क्या क्या चीजें बाहर निकल सकती हैं। बेटा याद रखना, किसी भी एटम के अंदर या तो प्रोटॉन्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है जी। तो किसी भी एटम का अगर साइज बहुत ज्यादा है तो उसमें से प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स या न्यूट्रॉन्स ये तीनों ही बाहर निकल सकते हैं। दिस इज ट्रू। ठीक है ना। तो हम अपने दिमाग में ऐसा मानकर चलते हैं कि जब ये न्यूक्लियॉन्स एमिट होते हैं और इसका साइज खुद क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो किसी भी चीज का या मटेरियल का जब साइज कम हो जाता है, हम उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं उसका डिके हो गया। ठीक है ना। तो इसी एमिशन को ही हम क्या नाम देते हैं, डिके का नाम देते हैं। और याद रखना बेटा, ये जो डिके होता है ये 3 प्रकार का होता है। डिके इज ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 इज अल्फा डिके, नंबर 2 इज बीटा डिके, नंबर 3 इज गामा डिके। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया, रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर न्यूक्लियॉन्स बाहर छिनकने लग जाते हैं, बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, किसी भी लार्जर साइज के हैवियर न्यूक्लियस में से। ओके, ये जो न्यूक्लियॉन्स बाहर निकलते हैं उसके कारण उस एटम का, उस न्यूक्लियस का डिके होना स्टार्ट हो जाता है। वो जो न्यूक्लियस का डिके होता है वो 3 टाइप्स का हो सकता है, अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गामा डिके। समझ में आ गई बात। अब अल्फा डिके बेटा किसको बोलते हैं, जब भी कभी भी वो जो बाहर निकलने वाला डॉटर न्यूक्लियॉन होता है, जैसे इसको मैं क्या बोलूंगा, पेरेंट न्यूक्लियस, इसको मैं क्या बोलूंगा, डॉटर न्यूक्लियॉन। ये जो बाहर निकलने वाला डॉटर न्यूक्लियॉन जो होता है, अगर ये हीलियम हो या फिर कोई भी 2 चार्ज्ड पॉजिटिव आयन हो, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, कौन सा डिके हुआ है, अल्फा डिके हुआ है। इसको डिटेल में हम सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी मैंने जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया कि इसके अंदर 3 प्रकार के डिकेज होते हैं, अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गामा डिके। अल्फा डिके तब होता है जब भी कभी भी हीलियम बाहर निकले। बीटा डिके तब होता है जब कभी भी या तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले या फिर पॉजिट्रॉन बाहर निकले। पिछली क्लासेस में मैंने क्लियर किया था पॉजिट्रॉन क्या होता है। भाई साहब, पॉजिट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड एक चार्ज होता है, उसका भी मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के समान बहुत छोटा होता है। ठीक है जी। ओके, तो अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकले या बहुत छोटे साइज का पॉजिटिव चार्ज बाहर निकले, जिसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन, तो हम क्या बोलते हैं, कौन सा डिके हुए, बीटा डिके। और गामा डिके क्या होता है, जब अल्फा डिके हो रहा होता है और जब बीटा डिके हो रहा होता है तो बेटा एक ह्यूज लॉट ऑफ एनर्जी के पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। वो जो इतने ज्यादा एनर्जी के पार्टिकल्स, जिनको हम फोटोन्स भी बोल सकते हैं, एनर्जी फोटोन्स भी हम बोल सकते हैं, वो जब बाहर निकलते हैं उनकी रेडिएशंस को हम बोलते हैं वो गामा रेज है। ठीक है ना। तो उस चीज को भी हम क्या बोलते हैं, गामा डिके। तो गामा डिके एक तरह की क्या होती है, रेडिएशंस। ठीक है ना, जो अल्फा एंड बीटा डिके के टाइम पर निकल रही होती है, दैट इज नोन एज गामा डिके। ओके, तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई, डिके समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ डिके समझ में आ गया। अब बारी आ गई सबसे इंपॉर्टेंट काम करने की, दैट इज लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी पढ़ने की। बेटा ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर पहले से जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पड़े हैं वो n0 है। ठीक है ना। लेट n0
आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है जी, तो एन नॉट क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। किसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं? न्यूक्लियस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ओके, मान लिया जाए इसके अंदर डिके हो रहा है और ये न्यूक्लियॉन्स तुरंत बाहर निकलते जा रहे हैं, एक बाय एक न्यूक्लियॉन्स बाहर निकलते जा रहे हैं। लेट अस सपोज डेल्टा एन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स डिके इन डेल्टा टी टाइम। मान लिया जाए इस न्यूक्लियस में से डेल्टा एन न्यूक्लियॉन्स बाहर निकल गए कितने समय में? डेल्टा टी टाइम में। अब रेडियो एक्टिविटी का एक लॉ है कि उतने ही नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ज्यादा निकलेंगे तुम्हारा जितना बड़ा न्यूक्लियस होगा। ठीक है जी, मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर तो आपने बेटा यूरेनियम लिया है, यूरेनियम के अंदर 238 न्यूक्लियॉन्स पड़े हुए हैं, और दूसरी साइड पर आपने लेट अस सपोज फेरस लिया है, फेरस के अंदर 56 न्यूक्लियॉन्स पड़े हुए हैं। यू विल रियलाइज कि इसके अंदर से निकलने वाले जो न्यूक्लियॉन्स होंगे वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू इसके अंदर से निकलने वाले जो न्यूक्लियॉन्स होंगे वो कम होंगे। तो यहां पर आपने क्या समझा कि ये डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? ओरिजिनली उसके अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पड़े हैं उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आई होप सो इट इज वेरी क्लियर टू यू। ठीक है ना, ओरिजिनली जो उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पड़े हैं उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको आप एन नॉट भी ले सकते हैं, इसको आप एन भी ले सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसको एन नॉट लिख दीजिए, यहां पर इसको हमने डेल्टा एन लिख दिया, इसको हमने एन नॉट लिख दिया। ठीक है ना, बट एक चीज याद रखना, मैं यहां पर ये दिखा रहा हूं कि डेल्टा एन स्मॉल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, ये स्मॉल टाइम में निकले हैं। ठीक है ना, तो किसके स्मॉल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं? एन नॉट के। इट इज बेटर कि आप यहां पर n लिख दो। n इज लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड डेल्टा n डिनोट स्मॉल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब बेटा हम इसके बीच का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा देते हैं और इक्वल टू लगा देते हैं ना, तो एक कांस्टेंट आपको लगाना पड़ता है, इसको हम बोलते हैं लैम्डा। याद रखना ये कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट। ओके, अब सुनो दो शब्द, एक चीज होती है इंटीग्रेशन, दूसरी चीज होती है डिसइंटीग्रेशन। जब भी कभी भी हम किसी चीज को ऐड ऑन करते हैं और उसको बड़ा बनाते हैं, दैट इज नोन एज इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर कभी भी हम किसी भी चीज को बार बार डिके कर रहे हैं, दैट मीन्स हम उसको क्या कर रहे हैं? डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अगर किसी भी न्यूक्लियस में से नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स टाइम बाय टाइम बाहर निकलते ही चले जा रहे हैं, तो एक तरह से ये खुद न्यूक्लियस क्या हो रहा है? डिसइंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है ना, तो मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं कि ये डिके होने के बाद ये मेरा ओरिजिनली जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है बेटा? डिसइंटीग्रेट होता है। और इसीलिए हम इसके आगे हमेशा माइनस का साइन जरूर डालते हैं। ये माइनस का साइन क्या बताता है? कि ओरिजिनली हमारा जो न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है ना, ओके। अब मान लिया जाए ये जो डेल्टा टी टाइम है ना, ये मैंने बहुत छोटा सा समय लिया, तो अगर मैं टाइम बहुत छोटा सा लूंगा तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे तो छोटे से टाइम में छोटे ही निकले होंगे। तो अगर कभी भी इफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं कि ये डेल्टास को हम डी लिख सकते हैं। आपको मालूम है ये वाले डेल्टा और ये वाले डेल्टा में क्या अंतर होता है? ये वाला डेल्टा हमें बताता है कि कोई भी चीज चेंज हो रही है, कोई भी चीज चेंज हो रही है। ये वाला डी क्या बताता है? कोई भी चीज स्मॉल है। ठीक है ना, तो क्योंकि यहां पर स्मॉल डिसइंटीग्रेशन हो रही है तो मैंने ऊपर लिखा डी एन, नीचे लिख दिया डी टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू एन। आई होप सो इट इज वेरी क्लियर। अब इसके बाद अगर आप चाहो तो n को नीचे ले आओ और dt को ऊपर ले जाओ, तो हमारा dn अपॉन n किसके बराबर आ जाएगा? माइनस लैम्डा dt के बराबर आ जाएगा। और अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशंस कर दूं, यहां पर dn है, इसकी डिसइंटीग्रेशन हो रही है। मान लो मैंने स्टार्टिंग में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स रखे थे? n नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स रखे थे ना स्टार्टिंग में। आई हैव n नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड फाइनली मेरे पास में n नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स रह गए। और यहां पर जब मेरे पास में n नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स थे तब स्टार्टिंग टाइम मेरा कितना था? तब टाइम 0 हुआ था।
और फाइनली जब n नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स रह गए तो टाइम कितना हो गया, t हो गया। अब हम इसके इंटीग्रेशन करेंगे और बड़े ही ध्यान से इंटीग्रेशन के स्टेप्स देखना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बेटा। जब भी कभी भी आपको इंटीग्रेशन करनी हो और नीचे वाली चीज का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो हमेशा इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग ऑफ नीचे वाली चीज, ठीक है ना। तो इसकी ब्रैकेट में आएगा n0 एंड ऊपर आएगा n। आई होप सो इट इज वेरी क्लियर। इक्वल टू लैम्डा इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट को आपने भेज दिया बाहर और माइनस को भी आपने भेज दिया बाहर, ये बन गया माइनस लैम्डा dt की इंटीग्रेशन होने के बाद ये बन जाएगी t और लिमिट्स आ गई आपकी 0 से लेकर t तक। ओके, अब पहले हम डालेंगे अपर लिमिट, फिर हम डालेंगे लोअर लिमिट, ठीक है। तो आपके पास में ये बन गया देखो जहां पर मैं ये डबल एरोज डाल रहा हूं ना, मतलब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है। ओके, अब फिर से मैंने डबल एरो डाला, मतलब इसके बाद में ये वाली चीज आपकी क्या बन जाएगी, पहले अपर लिमिट डाली दिस इज log n माइनस, फिर मैंने लोअर लिमिट डाली दिस इज log n0 एंड दिस विल बी इक्वल टू, इधर भी अपर लिमिट डाली माइनस लैम्डा t माइनस, फिर लोअर लिमिट डाली, वो तो इसको 0 ही कर देगा, 0, ठीक है जी। प्रॉपरली आपको समझ में आ गया। दिस इज वन स्टेप, दिस इज अनदर स्टेप एंड दिस इज अनदर स्टेप, ठीक है। ओके, अब इसी के ही साथ में आपको पता लग गया कि जो हमारा log n है, इसमें से जब हम log n0 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दिस विल बिकम माइनस लैम्डा इंटू टी। अब एक रूल हमेशा अपने दिमाग में याद रखना, दैट log a माइनस log b इज ऑलवेज इक्वल टू log a अपॉन b, ठीक है जी, याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो इसी तरह से मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूं, log n अपॉन n0 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू टी। अगर ये log को हम इधर भेज दें तो हमारा n अपॉन n0 किसके बराबर आ जाएगा, log दूसरी साइड जाकर बन जाएगा एक्सपोनेंशियल और माइनस लैम्डा टी ऐसे हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इधर देख लो, मान लो आपको इधर log a दिया हुआ है इक्वल टू b, तो a विल बी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ b, ठीक है ना। तो इस स्टेप से आपको समझ में आ जाएगा मैंने किया क्या है यहां पे। तो एक प्रकार से आपकी n की वैल्यू क्या आ गई, n0 e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। इस डेरिवेशन के अंदर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने जनरली बस इसकी इंटीग्रेशन की है। अक्सर बच्चों को स्टेप पता कौन सा भूलते हैं, वो n को नीचे लाना भूल जाते हैं, वो इसी को ही यहीं पर ही इंटीग्रेशन कर देते हैं, जिसके कारण उनकी ये डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हो पाती। तो अभी अभी हमने ये सीख लिया कि n0 यहां पर है जो इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पड़े हुए थे, n हमारे पास में है जो फाइनली नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पड़े हुए हैं, t यहां पर है जितना समय हो गया न्यूक्लियॉन्स को बाहर निकलते समय, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन हमें ये बता रहा है कि t टाइम में n0 न्यूक्लियस को जब हमने डिसइंटीग्रेट किया तो कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स उसमें रह गए, ठीक है ना। तो n इज फाइनल nucleons, n0 is initial nucleons, t is time taken to disintegrate, ठीक है जी। प्रॉपरली इस डेफिनेशन के नोट्स, इस डेरिवेशन के नोट्स बना लो, ये आपके पेपर में आती ही आती है और बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें, ठीक है। ओके, तो अभी अभी हमने ये सीखा कि रेडियो एक्टिविटी में जब बड़ा न्यूक्लियस टूटता है अपने साइज बड़े होने के कारण, अपनी न्यूक्लियर फोर्स के कम हो जाने के कारण, तो टूटने के बाद उसके अंदर टी टाइम के बाद किस तरह से न्यूक्लियॉन्स रह जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, ये प्रोसेस इतना स्पॉन्टेनियस होता है कि एक एक सेकेंड में मिलियंस ऑफ न्यूक्लियॉन्स बाहर निकलते हैं। इतने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स किसी भी छोटे से सैंपल में से बाहर निकलते हैं कि बहुत ही जल्द आसपास का पूरा एटमॉस्फेयर ही चार्ज्ड अप हो जाता है, ठीक है ना।
ओके, अब इसी चीज को हम रेडियो एक्टिविटी के भी मेथड से सीखेंगे। इसका एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हमने अभी अभी निकाल लिया, इसी को ही यूज अप करके हम रेडियो एक्टिविटी सीखेंगे। ओके तो चलिए मान लिया जाए हमारे पास में dn नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स dt टाइम में बाहर निकल रहे हैं। ये न्यूक्लियॉन्स का बाहर निकलना ही कहलाता है रेडियो एक्टिविटी। दैट मींस R इज फॉर रेडियो एक्टिविटी, और ये किसके बराबर होता है, dn अपॉन dt के बराबर होता है, ठीक है ना। ओके, अब हम निकालेंगे इसकी रेडियो एक्टिविटी एक्सप्रेशन, ठीक है। ओके, तो मान लिया जाए रेडियो एक्टिविटी का जो रेट है दैट इज dn अपॉन dt, ठीक है। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये dn अपॉन dt जो होता है ये किसके बराबर होता है, लैम्डा इंटू n के बराबर होता है, ठीक है। अभी 2 सेकंड पहले ही जो मैंने डेरिवेशन आपको करवाई है उसके अंदर हमने यही बात की है। ओके, तो एक तरह से ये वाली बात और ये वाली बात, मतलब इसको अगर मैंने 1 लिखा है, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ये वाली बात और ये वाली बात को मिलाकर मैं ऐसा बोल सकता हूं दैट रेडियो एक्टिविटी इज इक्वल टू dn अपॉन dt एंड dn अपॉन dt इज फर्दर इक्वल टू लैम्डा इंटू n, ठीक है ना। तो इधर से हमें समझ में आ जाता है कि जो रेडियो एक्टिविटी है दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू n। आई होप सो इट इज वेरी क्लियर। अब n का फॉर्मूला आपने अभी अभी निकाला है, ये होता है n0 e रेज टू पावर माइनस लैम्डा t, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो रेडियो एक्टिविटी है r, ये किसके बराबर होता है, लैम्डा इंटू n0 e रेज टू पावर माइनस लैम्डा t, ठीक है जी। ओके, अब इस r को हम नाम दे देते हैं लैम्डा n0 e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा t। अब समय आ गया इस रेडियो एक्टिविटी को न्यू डेफिनेशन प्रोवाइड करने का। एक चीज हमेशा याद रखना, मान लिया जाए आपके पास में एक न्यूक्लियाई है और दूसरा भी न्यूक्लियाई है, पर ये वाला जो न्यूक्लियाई है वो बड़े साइज का है और ये वाला जो न्यूक्लियाई है वो स्मॉलर साइज का है। तो जो बड़े साइज का बेटा न्यूक्लियाई है आपका, इस बड़े साइज के न्यूक्लियाई में से निकलने वाले, इसमें से निकलने वाले जो न्यूक्लियॉन्स होंगे उसका रेट बहुत ज्यादा होगा। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इसमें रेडियो एक्टिविटी ज्यादा हो रही है। और ये छोटे साइज के न्यूक्लियाई में से निकलने वाले न्यूक्लियॉन्स का रेट क्या होगा, स्मॉल, तो हम क्या बोलेंगे, उसकी रेडियो एक्टिविटी क्या है, कम। तो इधर से हम एक नई डेफिनेशन बनाते हैं कि रेडियो एक्टिविटी और कुछ नहीं होता, ये बस न्यूक्लियॉन्स के निकलने का रेट होता है, ठीक है ना। तो ये जो R मैं बोल रहा हूं ना, इस R को हम एक नाम तो देते हैं रेडियो एक्टिविटी, और दूसरा नाम इसको हम क्या देते हैं, रेट ऑफ डिके, ठीक है ना। तो अगर कभी भी आपको कोई बोले कि रेडियो एक्टिविटी का एक्सप्रेशन बताओ या फिर रेट ऑफ डिके का एक्सप्रेशन बताओ, तो आपको ये वाला काम करके दिखाना है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। यहां पर हमारा ये जो लैम्डा है ये n0 है, ये e रेज टू पावर माइनस लैम्डा t है। इसमें हम लैम्डा इंटू n0 को उठाकर r0 लिख सकते हैं। क्यों लिखा इसको, ये अभी अभी मैं आपको बताऊंगा, घबराओ मत। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास रेडियो एक्टिविटी या रेट ऑफ डिके आ जाता है, ओरिजिनली हैपनिंग रेडियो एक्टिविटी इंटू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, मतलब r इज ऑलवेज इक्वल टू r0 e रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। अब इसका जवाब मेरे को आपको देना है कि मैंने लैम्डा n0 को अपनी मन मर्जी से r0 कैसे लिख दिया, ठीक है जी। ओके, देखिए ये जो r0 है, ये r0 नॉर्मल एक्सप्रेशन से ही आया। फिर से हम ऊपर से ही शुरू हो जाते हैं। n किसके बराबर है, n0 e रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं dn अपॉन dt, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, मतलब क्योंकि n का मैंने डेरिवेटिव किया तो बेटा इस साइड भी क्या होएगा, डेरिवेटिव d बाई dt ऑफ n0 e रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। अब
dn/dt को ही तो मैंने क्या बोला था, r बोला था। अब n0 क्योंकि कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, d/dt हो जाएगा किसका, e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा t का। अब एक्सपोनेंशियल वाली चीज का जो डेरिवेटिव होता है वो सेम टू सेम क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ही होता है। तो एज अ रिजल्ट रेट ऑफ डिके बोल लो या रेडियो एक्टिविटी बोल लो, वो किसके बराबर हो जाएगी, n0 इंटू एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव विल रिमेन एक्सपोनेंशियल e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा t, और इसकी पावर का जो डेरिवेटिव है वो क्या बन जाएगा, माइनस लैम्डा। आपको याद होगा जब भी कभी भी हम डेरिवेटिव करते हैं e रेज़ टू द पावर x का, वो हमेशा e रेज़ टू पावर x ही होता है, और फर्दर डेरिवेटिव जो x का होता है वो हम इस तरह से ऐसे लिखते हैं। तो मैंने वही किया बेटा, यहां पर एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव था, पहले उसको सेम टू सेम लिख दिया। अब फर्दर डेरिवेटिव माइनस लैम्डा टी का करना था, वो कितना आ गया, माइनस लैम्डा। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे में हमारा आ जाएगा r इज इक्वल टू n0 e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा टी, और ये जो माइनस लैम्डा है इसको मैंने आगे लिख दिया, ये आ गया माइनस लैम्डा n0, ठीक है जी। तो माइनस लैम्डा n0 आगे आ गया, e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी इस प्रकार आ गया। अब ऑलरेडी आप एक बात जानते हैं कि n0 e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ये जो n0 e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा टी है, ये तो हमारा किसके बराबर है, n0 e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी तो n के बराबर है, ठीक है जी। तो इस वजह से हमारा r किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा इंटू n के बराबर आ जाएगा, माइनस लैम्डा इंटू n के बराबर आ जाएगा। तो मैंने भी तो बेटा वही किया है, ठीक है। अगर यहां पर n है तो यहां पर r होएगा, अगर यहां पर n0 है तो यहां पर मैं r0 लिख सकता हूं। सो देयरफॉर वी कैन से लैम्डा इंटू n0 किसके बराबर है, r0 के बराबर है। और क्योंकि यहां पर डिसइंटीग्रेशन हो रही है तो मेरे को शुरुआत में ही इसके साथ में माइनस डालना चाहिए था, दैट इज माई मिस्टेक, मेरे को यहां पर माइनस डालना चाहिए था। तो एक्चुअल में r0 किसके बराबर आ गया, माइनस लैम्डा इंटू n0, ठीक है। तो ये हमारा एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ गया। इन दो फॉर्मूलेज के बेस पर आपको न्यूमेरिकल मिलेगा ही मिलेगा, और अब वो न्यूमेरिकल करना आपके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूलेज को डिराइव करते समय मैंने जो स्टेप्स आपके साथ में परफॉर्म किए हैं ना, ये एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स स्टेप्स होते हैं। यही अगर आपको क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चंस भी आपने प्रैक्टिस कर दिए ना तो आपको करने आ जाएंगे और वहां पर न्यूमेरिकल अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो रेडियो एक्टिविटी प्रॉपरली समझ में आ गया। वीडियो को 1 से 2 बार आप देखिए ताकि ये कभी भी भूले ना। थैंक यू सो मच।